हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईआईटी मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारा क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है और क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। बट आज हम लोग जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो अपने पास 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो होता है वो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत से बच्चों को ये चैप्टर समझ नहीं आता है, बट ये चैप्टर हम लोग इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे बच्चों कि आपको एक एक बात इसमें मैं समझा दूंगा। आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। आपके लिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हार्ड होगा और आपको समझ नहीं आएगा। मतलब एक बोला जाता है ना कि स्टोरी की तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे और पूरी स्टोरी की तरह इसको याद रखेंगे, समझ लेंगे सब पूरी तरह से कंसेप्ट के साथ। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको इस चैप्टर पूरी तरह से सिखा के ही मानूंगा। तो हमको पढ़ना है रिलेशन होता क्या है, बेसिकली समझना है पूरी तरह से। याद रखिएगा, रिलेशन हमको हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करना होता है वो टू सेट्स के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करना होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में हमको दो फैमिलीज के बीच में अगर रिलेशन बनाना होता है, दो फैमिलीज मतलब दो सेट हम मान सकते हैं ना। जब रिलेशन बनता है तो रिलेशन बनने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है तो वो दो लोग दो अलग अलग फैमिलीज से भी होते हैं। क्लियर है बात? तो दो अलग अलग फैमिली मीन्स दो अलग अलग सेट की रिक्वायरमेंट होती है, इनके बीच में रिलेशन बनाया जाता है हमारे पास। अब बच्चों एक बात बताइएगा, दो फैमिलीज के बीच में रिलेशन अगर बन रहा है तो हो सकता है इस फैमिली का कोई एक इंसान इस फैमिली के किसी एक इंसान के साथ रिलेटेड हो, उसकी वजह से इन दोनों फैमिलीज के बीच में रिलेशन बन रहा है। क्लियर है बात? मीन्स इसी से अगर हम मैथ के वर्ड में चलें तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहले वाले सेट का एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ भी अगर रिलेटेड है तो हम बोल सकते हैं ए और बी का आपस में रिलेशन होता है। चाहे मैं बोलूं यहाँ का टू एलिमेंट्स यहाँ के टू एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तब भी दोनों बीच में रिलेशन बनेगा। मैं बोलूं यहाँ के तीन एलिमेंट इसके तीन एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो अभी हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है कि नहीं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। बच्चों वहां पे दो अलग अलग सेट्स होते थे, उन दोनों के बीच हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक हमारा सेट फाइंड आउट होता था, यानी एक फैमिली तैयार होती थी जिस सेट में सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते थे कि नहीं? होते थे ना। और उस ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम ध्यान से सोचें तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ऐसे दूसरा अगर ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे उसमें भी पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। इसी तरह हमारा पूरा सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए थे। क्लियर है? यानी उस ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट आ रहे हैं उनके बीच में तो हम ये बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है, फिर उसके बाद दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे वाले से रिलेटेड है। ऐसे थर्ड ऑर्डर में हम बोल सकते हैं पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, बोल सकते हैं कि नहीं ना। तो जैसे हमने बोला कि 1-1 का रिलेशन बने तब भी हम दो फैमिली के बीच में रिलेशन बोलेंगे, 2-2 का रिलेशन बने तब भी हम बोल सकते हैं टू फैमिलीज के बीच में रिलेशन हो सकता है, 3-3 का अगर रिलेशन बने तब भी हम बोल सकते हैं कि ये भी अभी भी रिलेशन होगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है A क्रॉस B, यहाँ पे हमने लिखा कि 2,4, 4,6, 6,8, 8,10 ऐसे हमको गिवन है, राइट? इतना दिया गया है। और हमें अगर आपसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको लेके समझाया, मैं आपसे बोलता हूं कि यहां से मैंने एक इसका सबसेट तैयार किया, दैट इज 2,4। केवल मैंने एक एलिमेंट को लेके एक सबसेट बनाया इसका, ठीक है, इस कार्टेशियन का एक सबसेट बनाया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, पहला एलिमेंट जितने भी हैं 2, 4, 6 और 8 किसके होंगे? ए के होंगे। 4, 6, 8 और 10 किसके होंगे? बी के होंगे सही है। मैं यहाँ पे बोलूं मैंने 2,4 को सेलेक्ट किया तो ये किसका एलिमेंट है? ए का। और ये किसका एलिमेंट था? सॉरी बी का ना। तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं ना ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ए बी में तो पक्का रिलेशन है फिर, क्योंकि हमने वही पढ़ा, चाहे एक दो परिवारों में एक एक लोग का रिलेशन हो तब भी दो फैमिलीज के बीच में रिलेशन बनेगा। दैट मीन्स अगर एक एक एलिमेंट का रिलेशन बनना है तब भी हम बोल सकते हैं ए बी के बीच में ये रिलेशन बोला जाएगा। हमने एक एलिमेंट लेके सबसेट तैयार किया। अगर मैं बोलता हूं कि 2 एलिमेंट्स ले लो यार, उसका इस कार्टेशियन का हमने 2 एलिमेंट ले लिया, चलो ठीक, 2 एलिमेंट लिया। हमको पता है कि ये दोनों किसके एलिमेंट हैं? ए के, और ये दोनों किसके एलिमेंट हैं? बी के।
तो अभी हम देख रहे हैं ए के दो एलिमेंट बी के दोनों एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो अभी भी तो हम बोल सकते हैं ना कि ए और बी के बीच में रिलेशन बन सकता है, बन रहा है कि नहीं। ऐसे हम बोल सकते हैं, तीन एलिमेंट ले लो, ऐसे हम ले लो, बोलते हैं सभी एलिमेंट को ले लो, तो हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच रिलेशन बन रहा है। यानी हम बोल सकते हैं चाहे आप एक एलिमेंट लो, चाहे दो दो एलिमेंट लेके तैयार करो, चाहे तीनों एलिमेंट ले लो, या सारे के सारे एलिमेंट ले लो, किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, हमेशा इनके और इनके बीच में एक रिलेशन आपको फाइंड आउट होगा ही होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये हम सबसेट बना रहे हैं कि नहीं, यानी इसके मैं जितने सबसेट बना सकता हूँ उतने इसके रिलेशन तैयार कर सकता हूँ। इसीलिए बच्चों हमारे बुक्स वगैरह में जो इसका डेफिनेशन दिया गया है रिलेशन, वो क्या दिया गया है कि अगर आपके पास टू सेट्स हैं, फॉर टू नॉन वाइड सेट्स ए एंड बी, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए डेफिनेशन भी, द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसके जो भी सबसेट्स हम निकाल सकते हैं, जो भी सबसेट तैयार कर सकते हैं, जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, रिलेशन बोले जाते हैं। यही हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि मैंने आपको इस पॉइंट से समझाया, शायद आपको समझ आ गया होगा ना। फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इसलिए मैं इस पॉइंट को एक सिंगल फॉर्मेट में लिख दिया कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इतनी बातें क्लियर है बच्चों। अब अगर हमको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया ना, तो बच्चों डेफिनेशन समझ आने के बाद आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आपके पास दो सेट के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट हम तैयार कर सकते हैं, जितने भी सबसेट तैयार कर सकते हैं, वो सारे के सारे सबसेट्स क्या बोले जा सकते हैं, ए से बी में रिलेशन बोले जाते हैं। क्लियर है बात। तो बच्चों मैं एक पार्ट आपको समझाना चाहता हूं इसमें। जैसे मैंने बोला कि आपके पास जो पहला सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने बोला कि उसमें स्मॉल m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सिमिलर तरीके से हमारे पास जो सेकंड सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, स्मॉल n एलिमेंट है। तो बच्चे एक पार्ट तो हमने पढ़ रखा है, वो क्या कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस बी में हमको पता है m इंटू n एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है बात, पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ रखा है। तो बच्चों यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, टोटल mn एलिमेंट्स आने वाले हैं। अगर आपसे बच्चों यहाँ पे कोई पूछता है कि हमको ये बताओ नंबर ऑफ, यहां से कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं इस केस में, यानी कि हमारे पास अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जितने भी नंबर, जो भी हमारे पास एलिमेंट आने वाले हैं, उसकी वजह से ए और बी में कितने प्रकार के रिलेशन बनाए जा सकते हैं, कितने टाइप्स के रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा अभी कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स ही क्या बोले जाते हैं, रिलेशन बोले जाते हैं, बोले जा सकते हैं कि नहीं। तो हमको पता है कि इसके जितने मैं सबसेट तैयार कर सकता हूं, इसके जितने सबसेट बना सकता हूं, उतने इसके रिलेशन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है बात। और हमने पढ़ रखा है कि किसी सेट में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो जाए तो उसके कितने सबसेट बनाए जाएंगे उसके बारे में हम डिटेल बता सकते हैं। क्लियर है बात। तो अभी हमने देखा कि ए क्रॉस बी में हमारे पास इतने एलिमेंट हैं। अगर इतने एलिमेंट हैं बच्चों तो इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, जो कि हमने पढ़ रखा है 2 के पावर n होता है, बट यहाँ पे n की जगह कितना आया हुआ हमारे पास, mn आया हुआ है। आई होप की बातें क्लियर हुई। इसको एक तरीके से आप और भी समझ सकते हो कि जब भी आपको दो सेट के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो आप बोल सकते हो 2 के पावर m किसका वैल्यू है, फर्स्ट वाले सेट का, यानी कि n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, इनटू हम बोल सकते हैं कि n ऑफ b दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, बोल सकते हैं ये बात। तो दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे और आता है हमारे पास, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, अगर आपको पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ, यहां से हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ नॉन वाइड, हमसे पूछा किसी ने नॉन वाइड रिलेशंस, किसी ने पूछा नंबर ऑफ नॉन वाइड रिलेशंस कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। नॉन वाइड का मतलब कि कितने ऐसे रिलेशंस बनेंगे जिसमें हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट तो हो ही हो, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जब इसका सबसेट तैयार होता है तो उसमें 5 से शुरू होता है, पहला सबसेट 5 मानते हैं, उसके बाद एक एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट्स, फिर 3 एलिमेंट्स लेके हम सबसेट तैयार करते हैं। तो उसमें एक ऐसा भी एलिमेंट होता है जो हमारे पास केवल और केवल 5 होता है। एक सबसेट क्या होता है, 5 नल सेट होता है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता। तो वही बोला है कि नॉन वाइड, यानी कि हमें क्या बताना है कि इसके
हमें केवल केवल नॉन वाइड सबसेट्स बताने हैं, यानी नल सेट को काउंट इसमें नहीं करना है। एक वाली कहानी को हमको रिजेक्ट कर देना है, जिसमें कुछ भी ना रहे उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम बोलते हैं ठीक है यार, इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है टोटल इतना होता है, तो टोटल में से हमने नल वाले को माइनस कर दिया, नल सेट को माइनस कर दिया। तो नल सेट को माइनस करने की वजह से हमारे पास अब नॉन वाइड रिलेशंस कितने बनेंगे, टोटल इतने। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में ये वर्ड लिख के आए, ये बात याद रखिएगा, अगर आपसे ये बातें पूछ रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में नॉन वाइड रिलेशंस पूछ रहा है या केवल और केवल वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछेगा हम 2 के पावर mn लगाएंगे, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन वाइड रिलेशंस पूछ रहा है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 2 के पावर mn माइनस 1। आई होप इतनी बातें क्लियर है बच्चों। एक पॉइंट यहाँ पे और है अपने पास जो कि हमें नोटिस करने वाली बात है कि रिलेशन में जो हम फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स रिलेशन अगर आपने फाइंड आउट किया, जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन लिखा हुआ है r इक्वल टू, किसी ने लिखा 1,2 3,5 और उसके बाद 3,2 और उसके बाद 5,6 7,9 ऐसा लिखा हुआ है ना, रिलेशन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, हमेशा हमेशा और हमेशा रिलेशन ही देखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मत देखिएगा। मैं ये क्या बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, उस पॉइंट को ये है कि अगर आपको रिलेशन ऐसा लिखा हुआ है या आपने किसी वजह से ऐसा रिलेशन बनाया, इस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट जितने भी रहेंगे, इनका अगर आपने एक सेट तैयार किया बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ गिवन रिलेशन is called as domain of relation। ध्यान रखना हमेशा, यानी कि हम क्या कर बोलते हैं कि डोमेन किसको बोलेंगे, दिए गए रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट के सेट को। इतनी बातें ध्यान रखनी है, यानी कि अगर हमसे डोमेन पूछेगा कोई रिलेशन की कहानी में, फंक्शन नहीं बात कर रहा हूं मैं, रिलेशन की बात कर रहा हूं, मुझसे अगर इसका डोमेन पूछेगा तो मैं डोमेन क्या बताऊंगा, ये क्या होगा, सेट होगा। सेट मींस क्या होता है, करली ब्रैकेट में। तो 1 3 3 दो बार, एक बार लिखेंगे 3 5 और 7, फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1 3 5 और 7, ये हमारे पास कितना हो गया, इसका डोमेन हुआ। और अगर हमसे पूछेगा रेंज क्या होता है, तो रेंज की कहानी बच्चों वही कहानी, बस इसमें पलट देना है कि सेट ऑफ ऑल, फर्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ गिवन रिलेशन इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ द रिलेशन। बस क्या करना है, सारे सेकंड एलिमेंट्स 2 5 2 दो बार हो गया तो एक बार काउंट करेंगे, 2 5 6 और 9, यानी कि मेरे पास रेंज की जब बात आएगी तो रेंज अपने पास क्या होने वाला है, 2 5 6 और 9, 6 और 9, ये हमारा आंसर होगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है ना। अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम इसके जस्ट आगे चलते हैं। छोटे छोटे पार्ट है हमारे पास, आप इसमें मत बोलना कि सर मैं आपको एग्जांपल क्यों नहीं करा रहा हूं, तो ये एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा हमें, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे ये पार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है तो हम इस पे करेंगे क्वेश्चन अभी, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चंस कराना जरूर हो जाता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके लिए। देखिए इसमें एक पॉइंट है उस क्वेश्चन में जो कि आप सबको, जो बच्चे क्लास 11th के हैं उनको समझ नहीं आएगा अगर उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक है। बट मैं ऐसी बात आपको बता रहा हूं कि आपको समझ तो आ जाएगा, ये पार्ट मैं समझाऊंगा तो। हाँ, ये क्वेश्चन आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जिस दिन आपने बाइनोमियल पढ़ लिया, फिर रिपीट आके अगर आप इस क्वेश्चन को देखने बैठोगे तो आप कहोगे ये तो क्वेश्चन यार कुछ था ही नहीं, तो कुछ नहीं था, खत्म था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान था क्वेश्चन। बट भाई अभी क्या होगा, आपके लिए हो सकता है आसान हो, तो इसको आप क्या करोगे, ये मत सोचिएगा हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा तो उसकी वजह से हो सकता है दिक्कत हो। बट कोशिश करेंगे मैं समझाने का कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके पास। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, जिसमें से ए में कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट और बी में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट्स, तो इसमें आपको बताना देना फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज किया है, इस स्टेटमेंट की जगह हम एक स्टेटमेंट और भी बोल सकते थे ना कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, क्योंकि ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिलेशन ही बोलते हैं ओवरऑल। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो चेंज कर सकता है बच्चों,
या तो वो पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, या तो वो पूछेगा क्या हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब बट यहाँ पे कंडीशन एक पार्ट यहाँ पे लिखा है इस क्वेश्चन में, यही पार्ट थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट कर दिया कि इफ ईच सबसेट हैज एटलीस्ट 3 एलिमेंट, मतलब हमने जो रिलेशन पढ़ा था उस रिलेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि चाहे आप एक एलिमेंट लो, चाहे 2 एलिमेंट्स लो, चाहे 3 एलिमेंट्स लो, चाहे 4 एलिमेंट्स लो, यानी कि मैं 1 भी लेने के लिए तैयार था कि आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे, 2 से भी रिलेशन बनेगा, 3 से भी रिलेशन बोलेगा। बट इस कहानी में इसने बोला है कि आप ना तो 1 ले सकते हो, ना तो 2 एलिमेंट्स ले सकते हो, सीधा कितने एलिमेंट्स लोगे, या तो 3, कम से कम 3, या 3 से अब ज्यादा लेने के लिए फ्री हो, आप ले सकते हो। इसमें यही मतलब है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो बच्चे पहले देखते हैं अपने पास जो रिलेशन बनाना है उस रिलेशन को बनाने के लिए ऑप्शंस कितने हैं ना, बात इतना क्लियर करते हैं। तो अगर मैं यहां से पूछता हूं कि सबसे पहली बात अगर करें हम, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, जिसके बारे में हमें पहले से आइडिया है, 4 इंटू 2 दैट इज 8। यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं बच्चों, टोटल 8 एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब इस 8 एलिमेंट्स में हमको क्या करना है, कम से कम या तो 3 एलिमेंट लेके बनाना है, या तो 4 एलिमेंट को लेंगे, या तो 5 एलिमेंट ले सकते हैं, या तो 6 एलिमेंट ले सकते हैं, या तो 7, या तो 8 एलिमेंट लेके हम सबसेट बना सकते हैं। यही क्राइटेरिया अपने पास होना चाहिए। तो जब बच्चों सिलेक्शन की बात आती है, यानी कि अगर हमें एलिमेंट सेलेक्ट कर करके ग्रुप बनाना होता है, तो उस पार्ट में हमें पास आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हमने ये सीख रखा है, मैं सीख रखा हूं, आप नहीं सीखे हो, हम आपको सिखाएंगे बाइनोमियल जब हम पढ़ाएंगे। तो जब आपको सिलेक्शन की बात आती है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में टॉपिक होता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेसिकली सिलेक्शन। सिलेक्शन का मींस आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, उसमें से कितने ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया 10 ऑप्शन, और 10 में से आपको केवल 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो आप बोलोगे उसको हम 10C3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा कि कितने ऑप्शंस है, कितना हमें सेलेक्ट करना है, तो हम बोलेंगे उतना सी उतना। ठीक है ना, यानी कि n ऑप्शन में से r ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं NCR, उसको हम लोग ये बातें बोलते हैं। यानी कि अगर मैं यहां से पूछूं तो अपने पास टोटल कितने ऑप्शन है बच्चों, तो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। इस 8 एलिमेंट्स में हमें क्या करना है, 3 एलिमेंट्स कम से कम लेने हैं, या 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं ना। यानी मुझसे अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ सबसेट कितने तैयार करने हैं, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स मिलेगा हमारे पास कितना आएगा टोटल, कि मैं 8 में से चाहे 3 एलिमेंट सेलेक्ट करूं, या मैं क्या कर सकता हूं 3 एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा तो इतने सबसेट मिलेंगे। क्लियर है, 8C3, यानी मैं 8 एलिमेंट से 3 एलिमेंट को जितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं उतने प्रकार के सबसेट यहां से हमें फाइंड आउट होंगे। अब हमने 3 तो ले लिया, चलो ठीक है, बट 4 भी तो लेने के लिए हमें फ्री है, तो हमने बोला ठीक है, हम चाहे 4 एलिमेंट कितने तरीके से लेंगे उतने सबसेट बनेंगे। अभी तो और बन सकते हैं हमने बोला कि ठीक है यार 5 एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, तो 5 सेलेक्ट कर लो 8C5, या आप चाहो तो 8C6 ले लो, सिमिलर तरीके से 8C7, और हमारे पास बात करो तो 8C, सारे के सारे एलिमेंट लेके बना लो आप सबसेट। ये आंसर हो गया यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। यानी कि 3 एलिमेंट लोगे तो इतने सबसेट, 4 एलिमेंट लेंगे तो इतने सबसेट, 5 लेंगे तो इतने सबसेट, 6 लेंगे तो इतने सबसेट, और 7 लेंगे तो इतने सबसेट। इतनी बातें क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करने की बात जब आती है तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकता है, बट मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले पॉइंट आप याद रखिए, जो कि हमने जब सेट थ्योरी पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां से हमें बच्चों एक बात होती है NC0, इसको याद रखो, NC1, NC2, और ये डैश 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 जहां से शुरू हुआ है ना, जहां से शुरू हुआ है वहीं तक जब हम जाएंगे NCN, तो इसका वैल्यू जो होता है 2 के पावर, ये जहां से शुरू हुआ वही पावर होता है, यानी कि n इतना होता है ना। NC0 NC1 जीरो से शुरू करके हम कंटिन्यूसली कहां तक जाएंगे, जहां से शुरू किया वहीं तक जाने वाले हैं बच्चों। यहां से अगर मैं ध्यान दूं तो ये भी उसी तरीके से कुछ है कि जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ, बट इसमें 3 टर्म गायब है। कौन कौन सा, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला गायब है। तो मैं यहाँ पे अपने मन से इसको ऐड कर देता हूं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। बट आप ऐड करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा भाई, तो हमने क्या किया, चलो ऐड भी कर देते हैं माइनस भी कर देते हैं। तो मैंने बोला इसका जो आंसर आएगा n इक्वल टू, चलो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 8C0, 8C1 और 8C2 की कमी थी मैंने ऐड किया, बाकी जो भी लिखा है मैंने लिख दिया, प्लस 8C8 तक गया। अब जिसको आपने ऐड किया है उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 8C0,
8C1 और 8C2। इतनी बातें क्लियर। अब मैं केवल इतनी की बात पूछूं, ये हमारा आंसर क्या है, तो हमें पता है अभी अभी कि जब 0 से शुरू होकर वहीं तक जाता है तो वो 2 के पावर सीधा वही नंबर बनता है। यानी कि मैं इसकी बातें बोल सकता हूँ 2 के पावर कितना होगा टोटल 8। ठीक बच्चों, इसके बाद देखिएगा, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर कहीं भी आपको दिख जाए, मान लेते हैं हमने लिखा ना 8C2, ये लिखा हुआ है, तो समझिएगा पहले आराम से बच्चों। इसका एक सॉल्यूशन और भी होता है 8C, आप इन दोनों को डिफरेंस कर दो, कितना आएगा 6। ये दोनों आपस में सेम होते हैं, चाहे आप 8C2 निकालो या 8C, इन दोनों को डिफरेंस कर दो, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा अभी भी इसकी वैल्यू सेम होगी। ये बातें क्लियर है। दरअसल ये प्रॉपर्टी हम कब यूज करते हैं मैं बता रहा हूँ। हम ना जब इसको सॉल्व करते तो हम ढूंढते, जैसे आपको क्वेश्चन अगर ये दिया होता तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं पता किसको करता, इसको करता, तो मैं इसको कन्वर्ट करता। तो यानी कि अब क्वेश्चन ऐसा अगर दिख रहा है तो आप कोशिश करो क्या इसका छोटा वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका छोटा वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा वाला 2। जब मैं 8 में से 6 को माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो आपको छोटे में कन्वर्ट कर लेना। छोटे में कन्वर्ट करने से फायदा क्या होता है, देखो शॉर्टकट क्या होता है इसका सॉल्व करने का, आपको ऊपर वाला जो नंबर रहे उस ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से देखना है। ये जितना लिखा रहे उतनी बार इसको पीछे लेके आओ, यानी कि 2 लिखा है ना, 2 टाइम्स लिखो इसको, 8 लिखो, उसके बाद एक बार और 2 बार लिख लिया, पीछे करना है, कम कम करके लिखना है। तो 2 लिखा था, इस पे हमने 2 टाइम्स लिखा, और डिवाइड कर देना है, जो भी नीचे नंबर रहेगा उसको 1 तक ले जाना है, कहां तक 1 तक, और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मेरे पास अगर किसी ने लिखा 8C, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो मैं 8C 5 का वैल्यू नहीं निकालूंगा, अभी मैं चेक करूँ क्या मैं छोटा बना सकता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि 8C 8 माइनस 5 करोगे कितना आएगा 3 आएगा। यानी जब चाहे मैं इसको निकालूं या इसको निकालूं आसान है। तो कोशिश करना ये छोटा बनाने की, अगर बन गया तो आंसर सही आएगा, और बनेगा कैसे, दोनों को डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल लेना। अब देखो 3 आया ना, तो हमने सॉल्व करने का तरीका, इतने बार लेके जाएंगे इसको 8 को, तो 8 7 6 3 टाइम्स पीछे ले जाना है, और डिवाइड में क्या करना है, जो भी यहाँ पे है उसको 1 तक लेके जाओ, 3 2 और 1, बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर निकालोगे 1 आएगा, जैसे मुझे फटाफट कैलकुलेशन याद है, इसका 8 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आप तो आएगा अपने पास यहाँ पे 28। सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। यानी इसका वैल्यू आएगा अपने पास 1 माइनस इसका वैल्यू आएगा 8, और इसका वैल्यू आएगा 8/7/2, ये आएगा ना 8/7/2, काट दो 4, 7 4 28, हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना 256, 256। अब उसके बाद माइनस यहां से कितना हो जाएगा 80 28 माइनस 8 36, और ये 37। तो आंसर निकालो 16 माइनस दिस वन 9, और 4 माइनस दिस वन इतना, आंसर इज 219। ये क्वेश्चन हमारा जेई का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये पार्ट जो है आपके पास, ये मैं समझा दूंगा आपको, बाइनोमियल पढ़ाऊंगा। आई होप मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट क्वेश्चन काफी अच्छा था। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। इनवर्स रिलेशन क्या होता है बच्चों, तो इनवर्स रिलेशन बहुत आसान टॉपिक है अपने पास, सीधा सीधा समझते हैं एग्जांपल से, कि अगर आपके पास एक रिलेशन आर दिया हुआ है, रिलेशन आर दिया है हमारे पास यहाँ पे 3,4 4,5 6,9 9,10, ये मान लेते हैं एक रिलेशन है आपके पास। तो इसका इनवर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली हम बोलेंगे इनवर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर इनवर्स, ठीक है ना, आर इनवर्स। तो बस बात क्या होती है कि इसका डोमेन रेंज बन जाता है, और रेंज इसका डोमेन बन जाता है। क्या होता है मतलब समझ लेते हैं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट पलट जाएंगे, यानी कि हमारे पास 3 4 क्या हो जाएगा 4,3 5,4 9,6, और उसके बाद 10,9, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास ये दिया हुआ, अगर सोचो एक बात और, मैंने फिर से इसका इनवर्स कर दिया, आर इनवर्स का फिर से इनवर्स किया, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, फिर से पलट दोगे आर इनवर्स का, इसका इनवर्स का मतलब इसके एलिमेंट पलट दो, तो 3,4 4,5 6,9 9,10, ध्यान से देख लो, ये जो फिर से तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया आपके पास आर। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आर इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, तो आप सीधा क्या बोलोगे, दिया गया रिलेशन होता वही वही। इन दोनों डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई, क्या, कि जो डोमेन ऑफ आर होता है, यानी कि
डोमेन ऑफ आर, ये क्या होता है, रेंज ऑफ पलट गया ना, तो पलट गया तो उसका रेंज बन गया वो। सिमिलर तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ आर इक्वल टू इसका वो डोमेन बन जाता है, यानी डोमेन ऑफ आर इनवर्स। क्लियर है बात इतना? तो अगर इतनी बातें हमें समझ में आ गई तो हम एक पॉइंट याद रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कंपोजिट रिलेशन। ये क्या होता है ना, इसको समझना है हमको। जिसमें हमने ले लिया, मान लेते हैं अपने पास टू रिलेशंस हैं, एक R1 है और एक R2 है ना, दो रिलेशंस हैं R1 और R2। R1 में जो हमारा डोमेन है, R1 का डोमेन वो क्या है A, और R1 का जो रेंज है वो क्या लिखा हुआ है B। अब देखो इसका जो B था, रेंज था, वो रेंज किसका, इसका सेकंड वाले रिलेशन का क्या बन गया, डोमेन बन गया ना। सेकंड वाले का क्या बन गया, डोमेन बन गया, B बन गया। क्लियर है? तो अगर ये इतना बन गया अपने पास और इसका रेंज हमारे पास दे रखा है C, तो याद रखिएगा ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले वाले रिलेशन का अगर रेंज, दूसरे वाले रिलेशन का अगर डोमेन आपस में क्या है, इक्वल है ना, ये आपस में क्या लिखे हुए हैं, इक्वल हैं अगर। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन द रिलेशन, डायरेक्टली यहां पे क्या बोलेंगे, द रिलेशन R2 ऑफ R1। इसका मतलब यही है, R2 ऑफ R1, मतलब समझिएगा ये क्यों मैं बोल रहा हूं R2 ऑफ R1, क्यों, क्योंकि यहां का जो आउटपुट आने वाला है इसका रेंज, वो किसके लिए, इसके अंदर आएगा, क्या बनेगा, इनपुट बनेगा ना। इसका आउटपुट जो तैयार होगा, यानी पहले कौन काम करेगा, R1, R1 से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अब R2 के अंदर एंट्री लेगा, और वो R2 के अंदर एंट्री लेके आउटपुट क्या दे देगा, हमारे पास C दे देगा ना, दैट इज रेंज। इसलिए हम बोलते हैं देन द रिलेशन R2 ऑफ R1 is called as composite relation from A to C। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, A to C, ध्यान से देख लो, A to C, B गायब हो गया, कैसे, क्योंकि B तो आउटपुट आया था, बट वो क्या बन गया, फिर से डोमेन बन गया, और डोमेन बनते ही रेंज लास्ट में क्या है, मतलब दोनों फंक्शन एक साथ, जब रिलेशन एक साथ काम करेंगे, दोनों मशीन एक साथ वर्क किए, A इनपुट किया, B आउटपुट दिया, वो B फिर से इनपुट बन गया दूसरे वाले मशीन के अंदर। अब इनपुट बनने के बाद फाइनली क्या आउटपुट देगा, C। इसलिए हमने लिखा कि देन द रिलेशन R2 ऑफ R1 इज कॉल्ड एज कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम A टू C। इनपुट शुरू में हमने A किया था, फाइनली आउटपुट क्या निकल के आएगा, C। इसलिए हम लोग अगर इस पूरे रिलेशन को, इस पूरे को एक सिंगल नाम दे दें R3, तो हम बोल सकते हैं R3 आपके पास क्या है, हमारे पास A टू C। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर दूसरे तरीके से बोला जाए, कि अगर स्मॉल a बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A एंड स्मॉल c बिलोंग्स टू स्मॉल c, देन यहाँ पे बोल सकते हैं A इज रिलेटेड टू स्मॉल c। ठीक है, इतनी बातें अगर हमें सबको क्लियर है, तो रिलेशन का ये जो हिस्सा था बच्चों, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ये बताया नहीं कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों एक छोटी सी बात है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ए और बी में एक रिलेशन बन रहा है, ए और बी में एक रिलेशन बन रहा है, ए और बी में, और इसका एलिमेंट कौन है, स्मॉल ए, इसका एलिमेंट कौन है, स्मॉल बी, तो ए और बी में रिलेशन इनकी वजह से बन रहा है। मैं बोल सकता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, या इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी। दोनों में से आप किसी एक तरीके से बोल सकते हो। दो फैमिली के बीच में रिलेशन बन रहे हैं, तो उनके एलिमेंट में जो रिलेशन होगा उसको लिखने का तरीका ये होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या हम क्या बोल सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी पार्ट यूज कर सकते हो। ये आई होप की चीजें आपको क्लियर हो गई। ये रिलेशन का इतना सा हिस्सा था बच्चों, और इसके बाद का जो पॉइंट है अपने पास वो ये है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, जो हमारे क्लास 12th का टॉपिक होता है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि उसको हम लोग क्लास 12th में डायरेक्टली पढ़ेंगे, और मैं क्लास 12th का भी टॉपिक लेने वाला हूँ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है, शायद उसमें मैं क्लास 12th और 11th दोनों का स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में जितना हमारे पास 11th का टॉपिक रिलेशन से रिलेटेड था वो हमने कवर कर रखा है। तो अभी हम आगे पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिलेशन के एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखा है कि आपके पास एक रिलेशन R है विच इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि वो हमेशा केवल क्या है, वो रिलेशन किस में बना हुआ है, इंटीजर्स के एलिमेंट को लेके बनाया गया है।
अब इसमें हमारे पास दो सेट नहीं दिए गए हैं, यानी कि एक ही सेट दिया हुआ है, कौन सा, जेड। दैट मीन्स हमारे पास जेड जेड से ही रिलेटेड है, जेड का रिलेशन जेड से ही बना हुआ है। क्लियर है बात? दो सेट नहीं दिया है, मीन्स अगर एक ही सेट दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, उस सेट का उसी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना हुआ है ना। और वो फॉलो करता है कौन सा, कि एक्स कामा वाई, दैट इज एक्स कामा वाई कहां से लिया गया होगा, जेड से, इंटीजर्स रहे होंगे एक्स कामा वाई, इसने बोल रखा है, और बिलोंग्स टू आर। इन दोनों में रिलेशन जो है वो कौन सा रिलेशन है बच्चों, की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी पहला एलिमेंट का स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर करेंगे, दोनों इंटीजर होने चाहिए, साथ में ध्यान रखना इंटीजर का रिलेशन इंटीजर से, मींस एक्स और वाई क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो एक्स का भी स्क्वायर करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे, दोनों का एडिशन करने के बाद वैल्यू कितना आना चाहिए, 25। तो ये हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई इस तरह से रिलेटेड है कि उनका स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 25। तो दैट मीन्स आर का वैल्यू बताना है आपको। तो बहुत आसान है बच्चों, कैसे आप बोलोगे, ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में शुरू करेंगे कैसे, हमने बोला वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रांसफर हो गया। तो यहां से हमारे पास डेटा क्या निकल के आएगा, अगर मुझे y का वैल्यू चाहिए तो आप क्या बोलोगे, इधर का स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो अंडर रूट, साथ में प्लस माइनस कितना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे x और y केवल और केवल क्या हो सकता है, इंटीजर्स। तो आप x y सेलेक्ट कर सकते हो जिससे y का वैल्यू किसमें आए, इंटीजर्स में आए, क्योंकि x y दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो पहला ख्याल हम सबको दिमाग में आता है कि अगर मैं x का वैल्यू 0 रख देता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 25 माइनस 0 25 आएगा, और 25 बाहर तो आ सकता है आराम से, प्लस माइनस 5 हो जाएगा आंसर, और प्लस माइनस 5 दोनों इंटीजर्स होते हैं, और x का वैल्यू जो आप 0 रख रहे हो वो भी एक इंटीजर ही होता है। दैट मीन्स एक आंसर तुमको पता चला क्या, कि इफ x इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 25, और जिसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 5। तो एक डेटा तो निकल के आया कि 0 रखने से प्लस 5 भी आएगा और 0 रखने से माइनस 5 आएगा, दो एलिमेंट निकल गए। तो अभी और क्या पॉसिबिलिटी है अगर हमसे पूछी जाए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने लगा ली, दूसरी पॉसिबिलिटी सोचो क्या लगाओगे। अगर यहाँ पे आपको याद होगा, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखूं या -3 रखूं, सोच के देखो। अगर आप 3 रखते हो तो 9 हो जाएगा, और 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16, और 16 तो बाहर आ सकता है। यानी कि हमें पता चला कि अगर आपने x का वैल्यू क्या रखा, +3 या -3 भी रख सकते हो, दोनों रखोगे तो दोनों सो आंसर तो मतलब सेम है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो सेम आंसर आएगा। तो हमने रखा +3 या -3, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट में बच्चों 9 हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, +-4। क्लियर है इतना बातें, यानी कि 3 रखने से आपके पास +-4 दोनों आएगा, या मैं -3 रखूंगा तब भी +-4 दोनों आने वाला है आंसर। क्लियर है इतनी बातें। चलो और पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं। हमने बोला कि अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे आपने 3 रखा वैसे ही हम क्या रख सकते हैं, +-4 रख सकते हैं। सोचो 4 रखोगे तो +-4 16, 25 माइनस 16 9 आएगा, 9 को भी बाहर लाया जा सकता है, फिर से इंटीजर्स फाइंड आउट होगा, यानी हमारे पास प्लस माइनस के अंदर आएगा 9, और इसका आंसर कितना आएगा, +-3। क्लियर है बात। चाहे आप +4 रखो तो भी दोनों वैल्यू मिलेगा, चाहे -4 रखो तो वो दोनों वैल्यू मिलेगा। इतनी बातें क्लियर अगर हो गई हम सबको, तो हम आगे चलते हैं। अगली बात हमने बोला, चलो यार इतना तो रख लिया, अभी लास्ट में हमें क्या, हम 5 भी रख सकते हैं क्या, 25 माइनस 25 0 आने वाला, हाँ सो हो सकता है। यानी कि हम x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, कि x का वैल्यू आप प्लस रखो 5 चाहे -5 रखो, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव 25 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बोला ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलने वाला, y इक्वल टू 25 माइनस 25 0, दैट इज 0। यानी कि टोटल अगर आंसर पूछा जाए तो हमारे पास जो r का वैल्यू आएगा वो r किस तरह से है, पहले x लिखा हुआ है फिर y लिखा हुआ है। यानी कि शुरू करते हैं फर्स्ट से। जब मैंने 0 रखा तो आंसर दो दो उठाया, प्लस और माइनस, यानी कि हम बोलेंगे 0 कामा 5 आएगा और 0 कामा -5 आएगा। अब आगे चलते हैं। हमने बोला अगर मैं 3 रखूंगा तब भी दोनों वैल्यू आएगा, -3 रखूंगा तब भी दोनों वैल्यू आएगा, यानी कि 3 कामा 4 और 3 कामा -4। सिमिलर -3 कामा 4 और -3 कामा
-4। सही है आंसर। अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास किधर है, ये वाला डेटा है। हम बोलेंगे चाहे +4 रखो या -4 रखो, दोनों आंसर मिलने वाला है। तुमने बोला कि 4 रखने से भी 3 आएगा और 4 रखने से भी -3 आएगा। सिमिलर -4 रखूंगा तब भी 3 आएगा और -4 रखूंगा तब भी -3 आएगा। और लास्ट अपने पास मिला 5 रखूं तो भी 0 मिला, -5 रखूं तो भी 0, मतलब हमारे पास 5 कामा भी 0 आएगा और यहाँ से -5 कामा भी 0 आएगा। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यानी हमारे पास टोटल आंसर कितना आया, ये आया। अगर इतनी बातें हमें क्लियर है तो बच्चों आर इनवर्स आप खुद निकाल लोगे। हमें पता है केवल क्या करना है, आर इनवर्स में हमको पलट देना है ना, सारे एलिमेंट्स को पलट देंगे, हमारे पास आंसर वही। और बहुत ध्यान से सोचो, एक बार कोशिश करके देखो, ये आंसर सेम आ रहे हैं सारे। सोचो, आप करके देखना, ये दोनों आपस में सेम आ जाएगा। कोशिश करके देख लेना कि यानी आंसर पूरी तरह से सेम आएगा, आर और आर इनवर्स आपस में क्या आएगा, सेम आएगा।